आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 23 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर देना और के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है? ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था। इस सवाल का ठीक जवाब क्या रहेगा? इसका ठीक जवाब रहेगा भिवानी, यानी कि इस सवाल का ए ऑप्शन सही है। आपको रिसेंट पढ़ा ही होगा आपने कि भिवानी का मिथ्याथल और के साथ साथ मिथ्याथल के साथ में एक है तिगड़ाना। ये दोनों ऐसे सेंटर हैं जिनको सरकार ने रिजर्व मॉन्यूमेंट अनाउंस किया है। ये इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे 1968 से 1973 और 1980 से 86 से क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले हैं। ये वाले स्थान मिले हैं। यहाँ पे सिक्के मिले हैं, सिक्कों के सांचे मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, घरों के डिजाइन मिले हैं। और 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और योध्या काल में भी यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा होगा। इसके बारे में पता लगा है। तांबे के हारपून, चूड़ियाँ, ये सब कुछ यहाँ पे मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नियोजित शहर माना जाता है ये उस जमाने का। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइए। द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। और हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता सुधार के संदर्भ में दिसंबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक सर्टिफिकेशन दर किस परसेंटेज तक पहुंच गई है? अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। इसका ठीक आंसर रहेगा 57%। देखो ऐसा है अगर हम लोग ओवरऑल अचीवमेंट की बात करते हैं, हरियाणा ने मतलब पब्लिक हेल्थ क्वालिटी की बात करता हूँ तो उसमें सुधार किया, मतलब पब्लिक हेल्थ क्वालिटी है इसमें सुधार किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और का भी काम किया, स्ट्रॉन्ग हेल्थ मॉडल है उस पर भी काम किया सरकार ने। और इसी करके हरियाणा सरकार जो है ना बाकी राज्यों से आगे एक लीडिंग गवर्नमेंट बनी है और अपने स्टेट को लीडिंग स्टेट बनाया है। जैसे ये रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक रैंक आती है NQAS। NQAS का मतलब है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसमें तकरीबन 1560 सरकारी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट वगैरह कह सकते हो इनको शामिल किया। और दिसंबर 2025 तक का टारगेट हमने रखा था 50% का। अब उस टारगेट से हम थोड़ा प्लस ही चले गए हैं, 57% तक पहुंच गए हैं हम लोग। और मतलब 50% दिसंबर 2025 मतलब पिछले साल तक का टारगेट था ही। अब उससे हम थोड़ा से आगे निकल चुके हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए जैसे, या आयुष्मान आरोग्य केंद्र हो गए, या जिला जो हॉस्पिटल हैं वो भी इसके अंदर जो है ना बेसिकली शामिल किए गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्टिफिकेशन में हेल्प मिला है आप कह सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उन्हीं का ही तो ज़्यादा परसेंटेज रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें 95% रहा है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र का 65% है इनका प्रमाण, जिला अस्पताल है उनका 57 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगभग 35% आता है इसके अंदर। और सर्टिफिकेशन तो चलो ये ठीक है। इसके अलावा ना दिसंबर 2026 मतलब इस साल के एंड तक आते आते 100% NQAS सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का सरकार ने टारगेट रख लिया है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। NQAS का मतलब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। अब बात ये आती है एक्चुअली कि हरियाणा को ये उपलब्धि एक्चुअली मिली क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह तो मैंने अभी आपको बताई है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS है, इसको सीरियसली लागू किया है। इसका मतलब यूँ सोचो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू किया, पेशेंट के सेफ्टी रूल्स है उनको अप्लाई किया हरियाणा ने, प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम राज्य में लागू हुआ। इससे हरियाणा के हॉस्पिटल की क्वालिटी ओवरऑल वो इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम है काया क्लब। और काया क्लब स्कीम की अगर बात करते हैं तो इसमें ना साफ सफाई का ध्यान रखना, इन्फेक्शन पे कंट्रोल करना, जैसे या हॉस्पिटल को रैंकिंग या रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना उसमें आगे लेके आना। तो ऐसे करके ओवरऑल राज्य के अंदर ये जो काया क्लब स्कीम है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा काया क्लब का, और इसकी वजह से भी रैंकिंग मिली है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना एक लगातार जितने भी जो हॉस्पिटल है उनके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी सरकार ने लगातार रखा है। और इसके अलावा स्टाफ की जैसे ट्रेनिंग वगैरह का हो गया, फाइनेंशियल के तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो सरकार ने लगभग 5.39 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया था अच्छे काम करने वाले हॉस्पिटलों के लिए।
और मैं आपको अगर बताता हूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल चैंपियन तो चलो ठीक है आपके पास में, लेकिन कुछ ऐसे आपके पास में सेंटर्स अगर आप याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुरुक्षेत्रा के जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर है तो उनको जो है ना सबसे बेस्ट सम्मान मिला है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूँ एक कृष्णा नगर गामड़ी है और ये पब्लिक हेल्थ सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है सबसे बेस्ट का, फरवरी 2018 में मिला था खैर इसको। और इसके अलावा भी है कई सारे, आयुष्मान आरोग्य केंद्र सोनीपत का है जैसे, उसको भी सबसे बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट सर्टिफिकेशन का खिताब मिला था। और ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मिले हुए, पंचकुला का भी है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है, उसको भी मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, यहाँ के जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं उनको बेस्ट जो हॉस्पिटल या पब्लिक हेल्थ सेंटर साफ सफाई के लिए खिताब मिला हुआ है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने के 114 सालों के अध्ययन के अनुसार हरियाणा के किन डिस्ट्रिक्ट में तापमान में सबसे अधिक लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है। तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है अभी हाल ही में। पंचकुला और यमुनानगर इसका ठीक आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है हमारे पास। सर्वाधिक वृद्धि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस पंचकुला और यमुनानगर है, कारण है मानसून की कमी, पहाड़ों के बढ़ते तापमान। मध्यम वृद्धि हुई है 1 डिग्री लगभग सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी में। कारण है लगातार शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। तापमान में गिरावट लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस का अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी और पानीपत में देखने को मिला है। तापमान गिरने के मेन कारण है कि धान की खेती का एक बड़ा कारण हो सकता है। धान की फसल में ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है तो मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, इसी कारण तापमान जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। आगे बढ़ते हैं तो अर्बन हीट अलाइन और शहरीकरण का भी प्रभाव है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के निर्माण के कारण शहरों में तापमान बढ़ चुका है। कंक्रीट दिन के समय ऊर्जा अवशोषित करते हैं, रात में फिर उसी को ही छोड़ते हैं, इसलिए रातें गर्म हो रही हैं। इसके अलावा पहले मानसून 30 सितंबर तक विदा हो जाता था, लेकिन अभी अक्टूबर तक खिसक गया है। इसके कारण जो हीट वेव है यानी कि लू है, पिछले 3-4 सालों में लू के दिनों में बढ़ोतरी हो गई है। अब अप्रैल में ही लू स्टार्ट हो चुकी है। वैसे धुंध की बात करते हैं तो मानसून की देरी से मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है, इससे सर्दियों में धुंध का प्रभाव और उसकी अवधि है वो लगातार बनी रहती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो देरी से बारिश होने के कारण धान की कटाई में देरी और फसल चक्र प्रभावित हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर है उसके लेवल में गिरावट आ रही है। बिजली की मांग है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। संसाधन इतने ज़्यादा बढ़ गए जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है इत्यादि। हरियाणा सरकार के द्वारा फार्म टूरिज्म और होम स्टे सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए किस अधिनियम के तहत नोटिफाई करने की योजना है? तो इसका ठीक आंसर आपके पास में रहने वाला है सेवा का अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट। हरियाणा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और पर्यटन को रोजगार का एक नया इंजन बनाना इसका टारगेट है हरियाणा फार्म टूरिज्म और होम स्टे नीति का। डॉक्टर अमित अग्रवाल जो कि पर्यटन सचिव है हरियाणा के, इनके अकॉर्डिंग इस सेक्टर में वैश्विक बाजार लगभग 5,000 करोड़ का हर साल का है। तो सरकार एक समग्र नीति तैयार कर रही है जिसे सेवा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत नोटिफाई किया जा सके और जिसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ सके। हरियाणा अपनी नीति को प्रभावी बनाने के लिए ना बाकी सभी राज्यों के साथ में एक सफल एग्रो टूरिज्म मॉडल का अध्ययन कर रही है। हरियाणा सरकार का कुरुक्षेत्र केंद्र जो मास्टर प्लान है, कुरुक्षेत्र को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पीपली से ज्योतिसर तक का एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। जैसे महाभारत अनुभव केंद्र हुआ है जहाँ पे फूड कोर्ट है या फोटो जोन, ऐसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा भारत सरकार के 50 विश्वसनीय आइकॉनिक पर्यटन स्थल है उसमें कुरुक्षेत्र को शामिल करने के लिए कोशिशें हैं। गीता स्थली के रूप में इसको विशेष रूप से ज्योतिसर है उसको एड ऑन किया जाना है। तो अमित अग्रवाल हरियाणा के आयुक्त हैं, सचिव सूचना जनसंपर्क भाषा तथा पर्यटन विभाग के, और ये बैठक अभी हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि राज्य को नई पर्यटन पहचान बनाए जाने पे जोर दिया जाए। हरियाणा में पर्यटन डे मनाते हैं, 1 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल।
हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 ड्राफ्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किन किन क्षेत्रों के उद्योगपतियों के साथ में बैठक की है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उद्योगपति हैं उनके साथ में मीटिंग की है। हरियाणा में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को लेकर जो है निवेशकों के साथ में सीधा संवाद हुआ है, ताकि हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्सन आए और यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएँ। और हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल निर्माण का हब चल रहा है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बात करते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर राज्य के में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी प्रोत्साहित करना। किस हरियाणवी को फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ द मंथ फ्री स्टाइल कैटेगरी चुना गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा सुजीत कलकल। उभरते हरियाणा के फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत कलकल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ द मंथ क्रिस्टलाइन फ्री स्टाइल कैटेगरी के रूप में घोषित किया है। इनको ये सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि फरवरी में इन्होंने बैक टू बैक 2 रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में गोल्ड जीता था और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुजीत ने जागरेब ओपन और मोहामेद माल्लो रैंकिंग जो माल्लो रैंकिंग सीरीज थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 99.93% साक्षरता दर के साथ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो अपने पंजाब हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, यही बना है 99.93% के साथ में दूसरे नंबर का एक लिटरेसी रेट, अच्छी लिटरेसी रेट वाला बना है। और हाल ही में खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है, जो कि लद्दाख के बाद में भारत का दूसरा यूनियन टेरिटरी है। 10 मार्च 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 9 साक्षरों का अलंकरण समारोह किया था और वहाँ पे इसी उपलब्धि का जश्न भी मनाया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में ये सेशन तो समाप्त होता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया।